शादी के 15 साल बाद एक बाप अपनी बेटी के ससुराल दहेज की आखिरी किस्त देने पहुंचा, पर वहां कदम रखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में सन्नाटा था। सुनिधि गायब थी और फर्श पर बिखरी थी उसकी टूटी हुई चूड़ियां। आखिर उस आलीशान कोठी के बंद कमरे में कौन सा खौफनाक सच दफन था? शाम के धुंधले में 65 साल के रामलाल अपनी फटी हुई चप्पलें घसीटते हुए बैंक की चौखट से बाहर निकले। उनके हाथ में एक पुरानी पासबुक थी जिसके पन्ने पसीने और बार बार पलटने की वजह से पीले पड़ चुके थे। बैंक मैनेजर ने साफ कह दिया था, रामलाल जी, अब आपकी जमीन पर और लोन नहीं मिल सकता, पहले ही सब कुछ गिरवी है। रामलाल की आंखों के सामने धुंध छा गई। आज उनकी बेटी सुनिधि की शादी को पूरे 15 साल हो चुके थे, लेकिन दहेज का वो दानव आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। 15 साल पहले जब सुनिधि की शादी शहर के एक रसूखदार परिवार में हुई थी, तब रामलाल ने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया था, लेकिन सुनिधि के ससुर और पति की लालच की भूख कभी शांत नहीं हुई। हर साल किसी न किसी बहाने, कभी बिजनेस में घाटा, कभी नई गाड़ी तो कभी घर की मरम्मत। सुनिधि के ससुराल वाले रामलाल से पैसों की मांग करते रहते और रामलाल अपनी बेटी का घर बसा रहे इस डर से कभी मना नहीं कर पाए। घर पहुंचती ही उनकी पत्नी जानकी ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। क्या हुआ, बैंक से कुछ बात बनी? रामलाल ने खामोशी से अपना सिर झुका लिया। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिसकते हुए कहा, अगले हफ्ते दामाद जी का जन्मदिन है और उन्होंने साफ संदेश भिजवाया है कि इस बार उन्हें वो सोने की चैन और 2 लाख कैश चाहिए जो पिछली साल बकाया रह गया था। उन्होंने धमकी दी है कि अगर इस बार किस्त पूरी नहीं हुई तो वो सुनिधि को हमेशा के लिए यहाँ छोड़ जाएंगे। रामलाल ने दीवार पर टंगी अपनी बेटी सुनिधि की तस्वीर देखी। तस्वीर में सुनिधि मुस्कुरा रही थी, पर रामलाल जानते थे कि उस मुस्कुराहट के पीछे कितने जख्म छिपे हैं। सुनिधि कभी फोन पर शिकायत नहीं करती थी, बस इतना कहती, बाबूजी आप फिक्र मत करो, सब ठीक है। पर एक बाप का दिल सब समझता था। उसी रात रामलाल ने एक खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने अपनी पुश्तैनी हवेली का आखिरी हिस्सा, जो उनका सिर छुपाने की एकमात्र जगह थी, उसे गांव के साहूकार को बेचने का सौदा कर लिया। जानकी चीखती रही, अगर घर बिक गया तो हम कहाँ जाएंगे? रामलाल ने पत्थर दिल होकर कहा, मेरी बेटी का घर उजड़ने से बेहतर है कि मैं सड़क पर सो जाऊं। यह दहेज की आखिरी किस्त होगी। जानकी, इसके बाद मैं अपनी बेटी को और घुटने नहीं देख सकता। सौदा पक्का हुआ। हाथ में पैसों से भरा थैला लेकर रामलाल ने तय किया कि वह खुद सुनिधि के ससुराल जाकर यह पैसे देंगे और हमेशा के लिए इस लेन देन का अंत कर देंगे। उन्हें नहीं पता था कि शहर की उस आलीशान कोठी में उनके कदम पड़ते ही उनके जीवन का सबसे भयानक सच उनका इंतजार कर रहा है। अगली सुबह रामलाल ने अपनी कांपती उंगलियों से सुनिधि का नंबर मिलाया, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उनके मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। रामलाल ने अपनी कांपते हाथों से पैसों वाला थैला सीने से चिपका लिया। इस थैले में सिर्फ कागज के नोट नहीं थे, बल्कि उनके पुराने पुरखों की आखिरी निशानी, उनका घर बिका हुआ रखा था। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए रामलाल की आंखों के सामने सुनिधि का बचपन घूम रहा था। वो मासूम लड़की जो कभी एक खिलौने के लिए जिद नहीं करती थी, आज दहेज के भेड़ियों के बीच फंस चुकी थी। शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। सुनिधि के ससुराल वाली आलीशान कोठी के बाहर पहुंचकर रामलाल ठिठक गए। आज घर के बाहर सन्नाटा था। आमतौर पर जहां महंगी गाड़ियां और शोर शराबा रहता था, आज वहां एक अजीब सी वीरानी छाई थी। रामलाल ने भारी मन से घंटी बजाई। काफी देर बाद दरवाजा खुला। सामने सुनिधि के ससुर दीवान साहब खड़े थे। उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाला वो घमंड आज गायब था। उसकी जगह एक अजीब सी घबराहट थी। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते समधी जी, वो दामाद जी के जन्मदिन के पैसे और वो सोने की चैन में ले आया हूँ, बस जरा देर हो गई है। दीवान साहब ने पैसे के थैले की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने सूखी आवाज में कहा, अंदर आओ रामलाल। घर के अंदर का नजारा देखकर रामलाल का कलेजा कांप गया। सुनिधि की सास सोफे पर बैठी रो रही थी और सुनिधि का पति विकास शराब के नशे में धुत एक कोने में बैठा था। पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कोई तूफान आया हो। रामलाल की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, समधी जी, मेरी सुनिधि कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही, उसका फोन भी बंद आ रहा था। विकास अचानक अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते हुए रामलाल के पास आया। उसने नफरत से रामलाल को देखा और बोला, अब आए हो पैसे लेकर? जब जरूरत थी तब तो तुम्हारी गरीबी खत्म नहीं होती थी। अब इन पैसों का क्या करूं? अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से, उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ऐसा क्या हो गया? जो मांगा था वही तो लाया हूँ। ये देखो, पूरे 2 लाख है और चैन भी है। मेरी सुनिधि से एक बार मिलवा दो। तभी सुनिधि की सास चिल्लाकर बोली, कैसी सुनिधि? कहाँ की सुनिधि? वह 3 दिन पहले ही घर छोड़कर चली गई है। पुलिस रोज चक्कर काट रही है और तुम
अब नाटक करने आए हो? रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर छोड़कर? पर कहाँ? उसका तो शहर में कोई और भी नहीं है। रामलाल को महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है। तभी उनकी नजर ड्राइंग रूम के कोने में पड़ी एक चीज पर पड़ी। जब वहां सुनिधि की एक टूटी हुई चूड़ी और जमीन पर खून से सूखे हुए कुछ धब्बे थे जिन्हें कालीन से छिपाने की कोशिश की गई थी। रामलाल का दिमाग सुन्न हो गया। क्या वाकई सुनिधि घर छोड़कर गई थी या उसके साथ कुछ अनहोनी हुई थी? उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और सुनिधि के पुराने मैसेज देखे। आखिरी मैसेज 4 दिन पहले का था। बाबूजी, अब और बर्दाश्त नहीं होता, ये लोग मुझे मार डालेंगे। रामलाल ने दीवान साहब की आंखों में झांका। उन आंखों में सुनिधि के जाने का दुख नहीं बल्कि पकड़े जाने का डर था। रामलाल ने वो पैसा का थैला कस कर पकड़ा और पीछे हटने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बेटी गायब नहीं हुई है बल्कि उसे गायब किया गया है। जैसे ही रामलाल पलटे, विकास ने दरवाजा बंद कर दिया और ठंडी आवाज में बोला, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो ससुर जी? पैसे लाए हो तो हिसाब करके जाओ, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि रामलाल को अपनी ही धड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। विकास दरवाजे की कुंडी चढ़ा चुका था। उसकी आंखों में वो इंसानियत नहीं थी जो एक दामाद की आंखों में होनी चाहिए। वहां सिर्फ वह सीपन था। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, विकास बेटा, यह क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे पुलिस के पास जाना है। मेरी बेटी 3 दिन से गायब है और तुम लोग यहाँ आराम से बैठे हो। दीवान साहब ससुर ने आगे बढ़कर रामलाल के हाथ से वो पैसा वाला थैला छीन लिया। उन्होंने थैला खोला और नोटों की गड्डियां देखकर एक कुटिल मुस्कान दी। पुलिस? रामलाल जी, आप जैसे लोग पुलिस की धमकी देंगे? सुनिधि कहीं गायब नहीं हुई, वह तो अपने किए की सजा भुगत रही है। रामलाल की रूह कांप उठी। सजा? क्या किया है मेरी बच्ची ने? बस यही ना कि उसका बाप तुम्हारी लालच की भूख नहीं मिटा पा रहा था। तभी ऊपर के कमरे से किसी के कराहने की धीमी सी आवाज आई। रामलाल के कान खड़े हो गए। वह आवाज सुनिधि की थी। रामलाल पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन विकास ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। चुपचाप बैठे रहो बुढ़े, सुनिधि कहीं नहीं गई है, वो ऊपर के स्टोर रूम में बंद है। उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की थी, इसलिए हमने उसका ये हाल किया है। विकास के दांत पीसते हुए कहा। रामलाल जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी कोहनी में खून बह रहा था, लेकिन एक बाप की ममता ने उन्हें हारने नहीं दिया। उन्होंने देखा कि पास की एक पीतल का भारी फूलदान रखा है। जैसे ही विकास उनकी तरफ दोबारा बढ़ा, रामलाल ने पूरी ताकत से वो फूलदान विकास के पैर पर दे मारा। विकास दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। रामलाल ने मौका देखा और लड़खड़ाते हुए ऊपर की तरफ भागे। पीछे से दीवान साहब चिल्ला रहे थे, पकड़ो इसे, इसे भी उसी के साथ खत्म कर दो। रामलाल ऊपर पहुंचे और स्टोर रूम का भारी दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का नजारा देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। सुनिधि एक कोने में पड़ी थी। उसके हाथ पैर बांधे हुए थे और उसके चेहरे पर नीले निशान थे। भूख और प्यास से उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह पहचान में नहीं आ रही थी। रामलाल ने जल्दी जल्दी उसकी मुंह की पट्टी खोली। सुनिधि ने जैसे ही अपने पिता को देखा, उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। बाबूजी, आप यहाँ क्यों आए हो? ये लोग बहुत खतरनाक है, ये आपको भी मार डालेंगे। रामलाल ने कांपते हाथों से उसकी जंजीरें खोलने की कोशिश की। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं आ गया हूँ, अब तुझे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तभी पीछे से परछाई उभरी। दीवान साहब हाथ में एक भारी डंडा लिए खड़े थे। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी रामलाल। हमने सोचा था पैसे लेकर तुम्हें डरा धमका कर वापस भेज देंगे, लेकिन अब तुम दोनों का जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। आज दहेज की आखिरी किस्त तुम्हारी जान देकर पूरी होगी। ठीक उसी समय नीचे से एम्बुलेंस और पुलिस की सायरन की आवाज गूंजी। दीवान साहब और पुलिस, विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। रामलाल ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उन्होंने ऊपर भागते हुए समय चुपके से इमरजेंसी नंबर डायल कर दिया और फोन की कॉल अभी भी चालू थी। पुलिस ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन दीवान साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने डंडा उठाया और रामलाल के सिर पर वार करने के लिए हाथ उठाया। पुलिस के आने से पहले ही खेल खत्म कर दूंगा। दीवान साहब का डंडा हवा में लहराया, लेकिन इससे पहले कि वह रामलाल के सिर पर गिरता, सुनिधि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पिता को धक्का दिया। डंडा दीवार पर जा लगा और एक जोरदार आवाज हुई। ठीक उसी पल पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ दिया और कमरे में दाखिल हुई। हाथ ऊपर, इंस्पेक्टर की दहाड़ गूंजी। विकास और दीवान साहब को पुलिस ने दबोच लिया। सुनिधि की सास जो नीचे बैठकर
पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, उसे भी महिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामलाल ने जल्दी से सुनिधि के बंधन खोले और उसे गले लगा लिया। दोनों बाप बेटी फूट फूट कर रोने लगे। इंस्पेक्टर ने रामलाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रामलाल जी, आपने बहुत बहादुरी दिखाई। अगर आप वो फोन चालू न रखते तो आज बहुत अनर्थ हो जाता। रामलाल ने कांपती आवाज में पूछा, साहब क्या अब मेरी बेटी सुरक्षित है? इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। बिल्कुल, इन लोगों पर दहेज उत्पीड़न, अपहरण और जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज होगा। ये अब कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब पुलिस दीवान साहब को ले जा रही थी तो रामलाल ने उन्हें रोका। उन्होंने वही पैसा वाला थैला उठाया और दीवान साहब के मुंह पर दे मारा। नोटों की गड्डियां फर्श पर बिखर गई। रामलाल की आंखों में आग थी। ये लो तुम्हारी आखिरी किस्त। इसमें मेरे घर की ईंटें हैं, मेरे पुरखों का आशीर्वाद है और एक बाप का खून पसीना है। पर याद रखना दीवान साहब, नोट से तुम बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। महल बना सकते हो पर घर नहीं। तुमने मेरी बेटी का तन तोड़ने की कोशिश की पर उसकी रूह और मेरा हौसला नहीं तोड़ पाए। घर वापस लौटते वक्त सुनिधि चुप थी। जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा कि पूरा गांव उनके स्वागत में खड़ा था। साहूकार जिसने रामलाल का घर खरीदा था वह भी वहीं खड़ा था। साहूकार आगे बढ़ा और घर की चाबियां रामलाल के हाथ में रख दी। रामलाल चौंक गए, पर भाई साहब, मैंने तो घर बेच दिया था और पैसे उन भेड़ियों को दे दिए। साहूकार की आंखों में नमी थी। रामलाल जी, मैं कोई कसाई नहीं हूँ। जब मुझे पता चला कि आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना घर दांव पर लगा दिया तो मेरा जमीर जाग गया। वो पैसे पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और वो आपको वापस मिल जाएंगे। यह घर आपका था और आपका ही रहेगा। ऐसी औलाद और ऐसा बाप जहाँ रहते हैं वहाँ असली तीर्थ है। सुनिधि ने अपने पिता के पैर छुए और कहा, बाबूजी, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। अब मैं कभी नहीं झुकूंगी। रामलाल ने अपनी बेटी का माथा चूमा। दहेज की वो आखिरी किस्त आज पैसों से नहीं बल्कि एक बाप के स्वाभिमान और इंसाफ से चुकाई गई थी। सूरज ढल रहा था लेकिन रामलाल के आंगन में आज 15 साल बाद सुकून की रोशनी फैली थी। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी किसी सुनिधि के साथ ऐसा हो रहा है तो खामोश मत रहिए, आवाज उठाइए, वरना देर हो जाएगी, क्योंकि आपकी एक कोशिश किसी की जान बचा सकती है। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।